दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी, साथ ही साथ मई की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल में पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ, तो पहली बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी कि CPAO ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि अक्सर पेंशन भोगी का PPO जारी करते समय विभाग इस तरह की कॉमन गलती करते हैं, जिसकी वजह से बाद में पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि इस सर्कुलर में कहा गया है कि जब पेंशन भोगी का PPO जारी किया जाता है तो उस PPO में पेंशन भोगी का नाम शॉर्टकट में लिख दिया जाता है। जैसे कि किसी पेंशन भोगी का नाम राम प्रवेश सिंह है तो PPO में RP सिंह लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए CPAO ने कहा है कि PPO में शॉर्टकट नाम का यूज ना किया जाए। पेंशन भोगी के सर्विस रिकॉर्ड में जो पूरा नाम है वही पूरा नाम उनके PPO में भी होना चाहिए। PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग नहीं करना है। जितने भी डिपार्टमेंट मंत्रालय हैं वे ध्यान दें कि इस प्रकार की गलती उनको नहीं करनी है। सर्विस रिकॉर्ड से नाम को मिलान कर लें और PPO जारी करते समय इन बातों का ध्यान रखें। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि PPO क्या होता है तो आपको बता दो कि PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है। PPO एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रिटायरमेंट के बाद इसी के बेस पे पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। PPO में पेंशन भोगी की पूरी जानकारी होती है, इसलिए पेंशन भोगी को अच्छी तरीके से उसको चेक कर लेना चाहिए कि उनका पूरा नाम, जन्म दिनांक, नॉमिनी का नाम, जन्म दिनांक बराबर लिखा हुआ है या नहीं। अगर कुछ भी गलती है तो उसको सुधरवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेंशन भोगियों को इस बातों का ध्यान रखना है। जहाँ तो आपको बता दो कि PPO में अपने नॉमिनी का नाम और जन्म दिनांक उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से एक बार जरूर मिलान कर लें। PPO के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड में देखें कि जन्म दिनांक सही है, नाम सही है या नहीं। अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। वे PPO से सभी चीज़ें बारीकी से चेक कर लें। भी दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे CPO ने इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि पेंशन भोगियों को फॉर्म 16 मुहैया कराने का काम पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों का है। जिस बैंक से पेंशन भोगी की पेंशन निकलती है तो वही बैंक पेंशन भोगी को फॉर्म 16 मुहैया कराएंगे। मई महीने की अंतिम तारीख तक पेंशन भोगियों को फॉर्म 16 मिल जाना चाहिए। अगर पेंशन भोगी की पेंशन स्पर्श से निकलती है तो स्पर्श के माध्यम से मई के अंत तक फॉर्म 16 उनको उपलब्ध कराना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगी CGHS वेलनेस सेंटर के आसपास निवास करते हैं तो उनको वेलनेस सेंटर का फायदा लेना पड़ेगा। ऐसे में उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा नहीं मिलेगा। जो नॉन CGHS एरिया में रहते हैं तो उनको ही फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा मिलता है। अगर वे चाहें तो CGHS वेलनेस सेंटर का फायदा ले सकते हैं, पर उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा छोड़ना पड़ेगा। पेंशन भोगी को दोनों में से केवल एक का ही फायदा दिया जाएगा। वहीं पे फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको देने के लिए राजी नहीं हो रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसके ऊपर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्र सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सभी पेंशन भोगियों के लिए जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि पेंशन भोगियों की पेंशन स्लिप हर महीने उनके WhatsApp पर या ईमेल ID पर भेजा जाए। पेंशन स्लिप आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं भेजनी है। पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि पेंशन भोगी को समझ में आए कि उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। पेंशन स्लिप में पेंशन भोगी की TDS की जानकारी होनी चाहिए, DA का परसेंटेज कितना है, उनकी बेसिक पेंशन कितनी है, उनको एरियर कितना मिला है, उनको कम्यूटेशन का पैसा कितना मिला है और कितनी रिकवरी होनी बाकी है। पूरी जानकारी पेंशन स्लिप में मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि पेंशन भोगियों की पेंशन स्लिप उनको हर महीने प्रोवाइड किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बैंक उनको पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसी को लेकर ये हिदायतें जारी की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। रेलवे ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जहां तो रेलवे पेंशन भोगी संगठनों के द्वारा पूछा गया था कि माता पिता की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित, आश्रित बेटियों को
फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS यानी कि रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इस पर रेलवे मंत्रालय का लिखित जवाब आया है और इस जवाब में कहा गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाली ऐसी आश्रित बेटियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा, वो इस सुविधा का लाभ लेने के लिए हकदार है। वहीं दोस्तों 1 जुलाई 2024 से ORP3 का फायदा डिफेंस के पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। आपको बता दो कि डिफेंस के पेंशन धारकों की पेंशन में हर 5 साल पर रिवीजन किया जाता है। 1 जुलाई 2014 से ORP1 लागू किया गया था, वहीं पे जुलाई 2019 से ORP2 लागू किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था, इसलिए इसको मिलने में देरी हुई, पर इसका फायदा 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में दिया गया। अब तीसरा रिवीजन ORP में पेंशन में जुलाई 2024 से किया जाएगा। तो कितनी बढ़कर आपकी पेंशन आने वाली है यह आपको बता दो कि ORP3 में आपकी जो सिपाही हैं जो 17 साल की क्वालिफाइंग सर्विस किए हैं तो उनकी बेसिक 20,450 रुपये होने वाली है। नाइक 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस की बेसिक पेंशन 23,925 रुपये होने वाली है। वहीं पे हवलदार 24 साल की क्वालिफाइंग सर्विस किए हैं तो उनकी पेंशन बेसिक पेंशन 24,900 रुपये होने वाली है, जो पहले 22,257 रुपये है, जो ORP2 में 22,257 रुपये है। वहीं पे नायब सूबेदार की जो बेसिक पेंशन है ORP3 में 27,625 रुपये होने वाली है, जो अभी 24,825 रुपये है। वहीं पे सूबेदार जो उनकी बेसिक पेंशन अभी है 31,000 रुपये, तो और ORP3 में उनकी बेसिक पेंशन 33,025 रुपये होने वाली है। तो इस प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है डिफेंस पेंशन भोगियों के। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। कम्यूटेशन की अवधि 15 साल बीत जाने के बाद भी अगर आपकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती बंद नहीं हुई है तो आप चेक कर लें कि कहीं आपको MSCP या फिर ACP का फ़ायदा तो नहीं मिला था। अगर MSCP और ACP का फ़ायदा आपको मिला होगा तो इसके कारण आपकी जो बेसिक में बढ़ोतरी हुई तो उस हिसाब से आपकी कम्यूटेशन की कटौती बंद होगी। जिनको MSCP या ACP नहीं मिली है तो उनकी कटौती 15 साल तक ही होगी, यानी कि 15 साल के बाद कम्यूटेशन ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा। अगर रिस्टोर नहीं होता है तो आप बैंक में कंप्लेंट डाल सकते हैं। 15 साल खत्म होने के बाद फुल पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि 10 साल 8 महीने में ही पेंशन धारकों की कम्यूटेशन का पूरा पैसा कट जाता है। तो ऐसे में उसके बाद रिकवरी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसमें कहा है कि 10 साल 8 महीने में कम्यूटेशन की कटौती पूरी हो जाती है तो आगे की रिकवरी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कम्यूटेशन की रिकवरी करने के ऊपर स्टे दे दिया है। वहीं दोस्तों कर्मचारी और पेंशन भोगी इस दुविधा में है कि जनवरी 2024 से 50% DA होने के बाद जुलाई से कितना DA होगा। ऐसे में आपको बता दो कि AICPN के आंकड़े लगातार 2 महीने तक जारी नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में लगता है कि जुलाई से DA बेसिक में मर्ज होने जा रहा है। AICPN के आंकड़े जारी न होने के कारण यही संकेत मिल रहे हैं कि सरकार महंगाई भत्ते में कुछ ना कुछ बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार या तो DA को बेसिक में मर्ज करेगी या कुछ और फार्मूला तैयार कर रही है।